नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर। इससे जो पहले वाली क्लास थी दोस्तों, उसके अंदर अपने जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में अपने जिक्र कर लिया था। ठीक है दोस्तों, कि मरुस्थल के अंदर जो अपने दो भागों के अंदर मरुस्थल को बांटा था इस प्रकार से। ठीक है, ये कौन सा था? थार का मरुस्थल था। और इसके अंदर एक भाग था वो शुष्क मरुस्थल था, एक अर्ध शुष्क था। शुष्क के अंदर मैंने बताया अनुदैर्ध्य बताया, अनुप्रस्थ बताया, बरखान बताया, लाठी सीरीज बताई और वो सारी बातें अपने अर्ध शुष्क के अंदर कर ली थी। शुष्क के अंदर ये जो पहला है वो घग्गर का मैदान, ठीक है। दूसरा तोरावाटी, शेखावाटी, बांगर यानी कि बांगर और खादर, वो मैंने आपको पिछले वाली क्लास के अंदर बता दिया था। जो नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी होती है वो खादर होती है और धीरे धीरे वो अन्य उपजाऊ के अंदर बदल देती है, वो बांगर होती है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है नागौरी उच्च भूमि, यानी कि जहाँ पे दो ही मेन बातें थी, एक तो कुबड़पट्टी और दूसरी हो जाएगा हरियल पक्षी। फिर उसके बाद के अंदर आता है 4 नंबर पॉइंट, कौन सा? लोनी बेसिन। वो लोनी के आपको 6 जिले याद होंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये अपना थार का मरुस्थल था वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है अरावली। तो यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी के अंदर वो कौन सा रहेगा? अरावली का रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब अपने बात करते हैं अरावली। सबसे पहले दोस्तों इस नाम का परिचय होना जरूरी है कि अरावली है वो, इसका नाम है वो कैसे पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो अरावली, अरावली को अरावली कहाँ बोला जाता है दोस्तों? अरावली को अरावली बोला जाता है दोस्तों गुजरात में। ठीक है दोस्तों, विष्णु पुराण में से परिपत्र कहा जाता है। यानी कि जो अरावली का विष्णु पुराण के अंदर नाम मिलता है वो दोस्तों क्या मिलता है? परिपत्र मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद के अंदर बात करते हैं अड्डावट्टा। ये दोस्तों राजस्थानी भाषा के अंदर बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है अड्डावट्टा? राजस्थानी भाषा के अंदर। फिर बात करते हैं दोस्तों मेरू। मेरू इसे कहाँ बोला जाता है? मेरू बोला जाता है दोस्तों इसे भूगोलिक भाषा में। ठीक है, और टोड ने इसे हिंदू आल्पस भी कहा है। एक हो जाएगा अड्डा वाला, ये कहाँ बोला जाता है? बूंदी में। ये तो दोस्तों है अरावली के नाम का परिचय। यानी कि जो अरावली है उसे अरावली कहाँ बोला जाता है? अरावली को गुजरात के अंदर बोला जाता है। परिपत्र है, परिपत्र विष्णु पुराण के अंदर बोला जाता है। अड्डावट्टा है, अड्डावट्टा राजस्थानी भाषा के अंदर बोला जाता है। और जो बात करें मेरू, भूगोलिक भाषा के अंदर बोला जाता है। हिंदू आल्पस, इसे टोड ने इसे हिंदू आल्पस कहा था। और अड्डा वाला कहाँ बोला जाता है? बूंदी के अंदर बोला जाता है। दोस्तों ये है अरावली की सामान्य जानकारी, यानी कि इस नाम का परिचय है कि ये नाम है वो कहाँ कहाँ बोला जाता है, अरावली को क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो अरावली गुजरात है, परिपत्र विष्णु पुराण, अड्डावट्टा हो जाएगा राजस्थानी भाषा के अंदर, मेरू है ये हो जाएगा भौगोलिक भाषा के अंदर, हिंदू हो जाएगा हिंदू आल्पस टोड ने कहा इसे, और अड्डावट्टा बूंदी के अंदर। ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों 3 भाग होते हैं। एक होता है मरु, एक होता है मेरू और एक होता है दोस्तों माल। एक होता है मरु, एक होता है मेरू और एक होता है माल। मरु का अर्थ होता है दोस्तों मरुस्थल। मरु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मरुस्थल। अब बात करते हैं मेरू। मेरू कहते हैं दोस्तों पहाड़ियों को। और जो माल है वो किसे कहते हैं? पठार को। यानी कि दोस्तों अपने ज्योग्राफी के अंदर 3 नाम मिलते हैं, एक मरु, एक मेरू और एक माल। मेरू है वो मरुस्थल को कहते हैं, मेरू पहाड़ियों को, और माल है जो पठार को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको चीज़ नॉर्मल चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी है। अब अरावली के आगे के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अरावली की उत्पत्ति के बारे में। अरावली की उत्पत्ति है जो दोस्तों वो मैं आपको बता दूं कि 65 करोड़ वर्ष पहले एक युग हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक है दोस्तों, जैसे इतिहास के अंदर अपने बांट दिया प्राचीन काल, आधुनिक काल और मध्यकाल, इसी प्रकार से दोस्तों जो जियोग्राफी है उसके अंदर भी जो क्या अलग अलग काल बांटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अरावली है वो कब किया दोस्तों? प्री कैम्ब्रियन युग की है। 65 करोड़ वर्ष पहले की। कब किया दोस्तों?
65 करोड़ वर्ष पहले के है। यानी कि जो अपने बात करें कि जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है वो कौन सी है, यही है, प्री कैम्ब्रियन युग की है, 65 करोड़ वर्ष पहले की ये वल्लित पर्वतमाला है दोस्तों। ध्यान रहे वल्लित शब्द लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे नया पर्वत। ध्यान रहे दोस्तों, सबसे नया पर्वत और सबसे पुराना पर्वत दोनों ही अपने पास में है। यानी कि सबसे जो पुराना पर्वत हो जाएगा वो तो कौन सा हो जाएगा, अरावली की पहाड़ियां हो जाएगी, और जो सबसे नया हो जाएगा पर्वत वो कौन सा हो जाएगा, हिमालय। आप कभी देखोगे तो अभी आपको ये न्यूज़ मिलेगी कि हिमालय के अंदर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, अरावली के अंदर कभी भूकंप नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा माना जाता है कि ये बहुत सबसे पुरानी और ये अपनी वृद्धि कर चुकी है। ठीक है दोस्तों, हिमालय ऐसा माना जाता है कि अभी भी वृद्धि कर रहा है, हिमालय वो अभी भी वृद्धि कर रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सबसे नया पर्वत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, और जो सबसे पुराना पर्वत है वो कौन सा हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। 65 करोड़ वर्ष पहले इसका अरावली का वो जन्म हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों अरावली के बारे में। ये अपना मान लो भारत का मैप है। ठीक है दोस्तों, इसके इधर भी एक द्वीप है और इसके इस साइड में भी एक द्वीप है। हो सकता है दोस्तों जो हिमालय है वो इस अंडमान निकोबार का भाग हो, भी हो सकता है इधर अंडमान निकोबार है, अंडमान, इधर अंडमान निकोबार है, हो सकता है ये जो हिमालय है वो किसका भाग हो, अंडमान निकोबार का भाग हो। और जो इस प्रकार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना रास्ता, और जो अरावली है वो इस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अरावली है वो इस प्रकार से, अरावली की पहाड़ियाँ। तो हो सकता है दोस्तों कि ये अरावली है ये किसका अवशेष हो, लक्षद्वीप का तो भाग हो सकता है ये। भी मान लो ये पहाड़ियाँ हैं, ये किसका भाग हो गया, लक्षद्वीप का भाग हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ बीच में समुद्र आ गया, यहाँ पे कौन सा, अरब सागर, और इस प्रकार से यहाँ पे भी पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे भी पहाड़ियाँ हैं, तो हो सकता है कि ये लक्षद्वीप का भी भाग हो। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं अरावली की, कि जो दोस्तों अरावली है वो किसका अवशेष है, तो वो दोस्तों गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है दोस्तों, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, अरावली है जो। ठीक है, इस प्रकार से जो ये लक्षद्वीप है, ठीक है, इसका अवशेष होने के कारण यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है, लक्षद्वीप के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है मिनिकोय। क्या है दोस्तों, मिनिकोय द्वीप। ठीक है दोस्तों, यानी कि अरावली की शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है, यहाँ से जो इसका बिल्कुल ये वाला पॉइंट है वो कौन सा द्वीप है, मिनिकोय द्वीप है। यानी कि जो अरावली की शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है, मिनिकोय द्वीप से मानी जाती है, लक्षद्वीप के मिनिकोय द्वीप से मानी जाती है अरावली की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, और कहाँ तक है, यहाँ पड़ता है दिल्ली, यानी कि रायसेन की पहाड़ियाँ दिल्ली तक है, वो इसका क्या है, विस्तार है। अब दोस्तों एक बार एओ के अंदर प्रश्न आया था कि अरावली का पिता किसे कहा जाता है, तो मैं बता दूं दोस्तों ये यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं और फिर ये बीच में क्या है, अरब सागर आ गया, तो दोस्तों इस अरब सागर को इस अरावली का पिता कहा जाता है। ये दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं अपनी कि जो अरावली है, अरावली है वो कितने राज्यों के अंदर है, तो मैं बता दूं दोस्तों आपको अरावली है वो 3 राज्यों के अंदर प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अरावली का विस्तार है वो भारत के अंदर कितने राज्यों के अंदर है, 3 राज्यों के अंदर है और 1 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा राज्य, 1 नंबर हो जाएगा गुजरात, प्लस 2 नंबर हो जाएगा राजस्थान, और जो 3 नंबर भाग होगा वो हो जाएगा इसका हरियाणा, और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली। यानी कि जो अरावली का विस्तार है वो कितने राज्यों के अंदर है, 3 राज्यों के अंदर है प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके आगे की, यानी कि यहाँ पे है गुजरात, यहाँ पे कौन सा स्टेट है, गुजरात। तो बात करते हैं कि जो गुजरात के अंदर जो है वो अरावली की शुरुआत कहाँ से होती है, तो यहाँ पे जो अरावली की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है दोस्तों, गुजरात के अंदर पालनपुर गुजरात से वो अरावली की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, भारत के अंदर जो अरावली की शुरुआत है वो कहाँ से होती है, पालनपुर गुजरात से होती है, और कहाँ तक है, 1 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, यानी कि रायसेन की पहाड़ियाँ,
रायसेन की पहाड़ियाँ दिल्ली तक है वो इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल। तो राजस्थान के इसके अंदर जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 99,771 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान के अंदर इसका जो टोटल है विस्तार है 99,771 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब अपने बात करते हैं कि इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल लंबाई है अरावली की वो कितनी है। तो जो दोस्तों पालनपुर गुजरात से लेकर रायसेन की पहाड़ियाँ तक जो टोटल लंबाई है इनकी भारत के अंदर वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 692 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, और अपने बात करते हैं राजस्थान के अंदर, यानी कि जो राजस्थान है उसके अंदर कितनी है अरावली की लंबाई, तो फिर हो जाएगी वो 550 किलोमीटर। यानी कि जो अरावली है उसका जो राजस्थान के अंदर विस्तार है वो कितना है दोस्तों, तो अरावली के अंदर राजस्थान का विस्तार है वो 79 पॉइंट, यानी कि इसके अंदर 80 ऑप्शन था। एक बार ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है दोस्तों, तो ध्यान रहे आप परसेंटेज निकालना आपको सीख लेना, क्योंकि एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के किस प्रकार से प्रश्न है पूछ सकता है। तो जो भारत के अंदर टोटल अरावली की लंबाई है वो 692 किलोमीटर, और जो राजस्थान के अंदर जो अरावली की लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 550 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे की। ये राजस्थान है, इसके यहाँ पे अरावली है। तो दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर अरावली की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, तो मैं बता दूं दोस्तों, खेड़ ब्रह्मा टू खेतड़ी, यानी कि जो राजस्थान के अंदर अरावली का विस्तार है वो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से कहाँ तक हो जाए, खेतड़ी झुंझुनू तक है। जो अरावली का विस्तार है वो खेड़ ब्रह्मा टू खेतड़ी झुंझुनू तक है, ख से ख तक, ख से ख तक। तो इसकी जो खेड़ ब्रह्मा टू खेतड़ी तक जो इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी वो कितनी है दोस्तों, 550 किलोमीटर। यह मैंने पहले आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो राजस्थान के अंदर इसका क्षेत्रफल है, यानी कि राजस्थान के अंदर अरावली का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9% क्षेत्रफल है। यानी कि पूरे राजस्थान का जो 100% है उसमें से जो अरावली है वो कितने प्रतिशत भूभाग पर है, 9% भूभाग पर है, यानी कि 9% भाग पर है वो अरावली है। और इसके अंदर बात करें जनसंख्या की, तो दोस्तों इस 9% जो क्षेत्रफल है राजस्थान के, इसके अंदर दोस्तों 10% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि इस अरावली के ऊपर जो राजस्थान के जो टोटल 100% लोग हैं उनमें से जो 10% लोग हैं वो कहाँ पे निवास करते हैं, अरावली के अंदर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको नॉर्मल से एक दो चीजें और बता देता हूं। यहाँ पे दोस्तों क्या है, आदिवासियों द्वारा अरावली के अंदर जो किया आदिवासियों द्वारा कृषि की जाती है। ठीक है, तो आदिवासियों द्वारा जो यहाँ पे खेती की जाती है उसको दोस्तों क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, या जिसका दूसरा नाम क्या है, झुम्मी कृषि भी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो आदिवासियों द्वारा यहाँ पे जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि या झुम्मी कृषि। यानी कि ये दोस्तों एक स्थान पर 1 से 3 साल तक जो है वो कृषि करते हैं और फिर आगे वाले स्थान के ऊपर जाके कृषि करते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों कृषि की जाती है वो मुख्य रूप से किसकी की जाती है दोस्तों, मक्का की जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो मेन सिंचाई का साधन है वो क्या है, जो मेन इसका सिंचाई का साधन है वो कौन सा है, कुआं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मक्का की खेती की जाती है और जो इसका मेन साधन है वो क्या हो जाएगा, कुआं हो जाएगा। और मैं बता दूं दोस्तों, इस 100% अरावली के अंदर 100% अरावली के अंदर जो अरावली का 100% है उसके 44% भूभाग पर जो दोस्तों है वो कृषि की जाती है। कितने भूभाग पर कृषि की जाती है दोस्तों, 44% भूभाग पर कृषि की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब अपने बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर इसका विस्तार वो जो मैंने बता दिया आपको, खेतड़ी से जो खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी झुंझुनू तक है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे की बात करते हैं अपने, जो राजस्थान अरावली के अंदर है कितने जिले आते हैं दोस्तों, 13 जिले आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों, 13 जिले अरावली के अंदर आते हैं। ठीक है, अरावली का राजस्थान के अंदर जो कितने जिले आते हैं वो 13 जिले आते हैं, खेड़ ब्रह्मा टू खेतड़ी झुंझुनू तक। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे की,
अरावली का जो दोस्तों सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पे है, तो यानी कि जो दोस्तों अरावली है, इस प्रकार से अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो दोस्तों अरावली है वो बहुत चौड़ी है स्टार्टिंग के अंदर, यानी कि जहाँ से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है सिरोही के लगभग क्षेत्र, वो क्या है दोस्तों अरावली का, वहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा विस्तार है यहाँ पे है इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है दोस्तों। और जो कम बीच के अंदर वो बिल्कुल कम हो जाता है और फिर वापस से फैल जाता है, तो इस प्रकार से अरावली। तो दोस्तों अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार जो राजस्थान के अंदर वो कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, अरावली का सर्वाधिक विस्तार वो राजस्थान के अंदर है, उदयपुर में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो अरावली है वो सबसे ज्यादा कहाँ फैली हुई है दोस्तों, वो उदयपुर के अंदर फैली हुई है। अब बात करें दोस्तों कि जो न्यूनतम विस्तार है वो कहाँ जो है दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि अरावली बीच के अंदर जो है बिल्कुल कम हो जाती है, यानी कि अरावली और बीच के अंदर बिल्कुल कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जो इसका न्यूनतम विस्तार हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, अजमेर के अंदर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो अरावली का न्यूनतम विस्तार है वो कहाँ पे हो जाएगा, अजमेर के अंदर। और जो अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पे हो जाएगा, उदयपुर के अंदर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अरावली के अक्षांश और देशांतर के बारे में। कि जो अरावली की स्थिति है अक्षांश और देशांतर वो कहाँ से है, तो दोस्तों अरावली की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है। और अपना राजस्थान क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यानी कि जो राजस्थान है वो 23 डिग्री 30 मिनट है ना, उसकी जगह जो अरावली का विस्तार हो जाएगा राजस्थान का कितना है 23 डिग्री 03 से है ना, तो यहाँ पे जो अरावली का विस्तार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से। इसका जो विस्तार है वो कहाँ तक हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ तक कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यानी कि जो दोस्तों अरावली का विस्तार राजस्थान के अंदर वो अक्षांश के अंदर बात करें तो अपने, तो यानी कि 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और जो 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक का वो इसका विस्तार है। अब बात करते हैं दोस्तों देशांतर के बारे में। तो यानी कि जो दोस्तों अपना राजस्थान तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अरावली की शुरुआत यहाँ से होती है, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 72 डिग्री 10 मिनट से पूर्वी देशांतर से। और जो अरावली का विस्तार हो जाएगा वो यहाँ तक कितना हो जाएगा 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई, जो अरावली का विस्तार है वो कितने हो जाएगा 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके जो 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और जो देशांतर की बात करें तो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है वो अरावली का विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे इसके आगे की। ये तो दोस्तों अरावली की नॉर्मल सी बातें जो आपने पढ़ ली है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अरावली के विस्तार के बारे में, जो आगे अरावली है वो किस प्रकार से विकसित हुई, ठीक है दोस्तों। तो अपने पढ़ने की दृष्टि से दोस्तों आसानी हो तो मैं इस प्रकार से इस अरावली को इस प्रकार से लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं 3 भागों के अंदर बांट लेता हूँ। राजस्थान इस प्रकार है और जो अरावली है इसके अंदर वो इस प्रकार से तो फैली हुई है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है। और दोस्तों एक बार बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो अरावली की दिशा है वो कौन सी है, अरावली की दिशा है वो कौन सी है। तो दोस्तों सामने बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो अरावली की है वो दिशा हो जाएगी। ये दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी इसको कुछ स्टूडेंट है वो गलत कर देते हैं। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है वो जो अरावली की वो क्या है, दिशा है, ठीक है दोस्तों। अरावली के अंदर दोस्तों 70% जो खनिज है ना राजस्थान के, वो अरावली के अंदर ही पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत दोस्तों, 70% जो खनिज है वो अरावली के अंदर ही पाए जाते हैं। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं इससे। ये जो अरावली है मैं इसको दोस्तों 3 भागों के अंदर बांट देता हूँ। ये कौन सी हो जाएगी, उत्तरी अरावली, ये मध्य अरावली
और ये दक्षिणी अरावली। अब दोस्तों यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है और लगभग प्रश्न यहीं से आता है अरावली के अंदर। या तो वो आपको उत्तरी अरावली, मध्य अरावली या दक्षिण अरावली, वो किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछेगा, वो आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा जो कोई उत्तरी अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और जो मध्य अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और जो दक्षिणी अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली के अंदर यहाँ पे एक चोटी है उत्तरी अरावली की, यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सबसे बड़े कौन होते हैं, भगवान होते हैं, तो अपने भगवान के नाम पे इस चोटी का नाम रखते हैं। यानी कि ये जो सबसे बड़ी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, रघुनाथगढ़। यानी कि जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, रघुनाथगढ़ है। लंबाई की, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ऊंचाई के अंदर बात करें तो हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों इसकी 1055 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें उत्तरी अरावली की, तो दूसरी हो जाएगी इसके पास के अंदर ही है दूसरी सबसे, ये दोस्तों रघुनाथगढ़ है, ये सीकर के अंदर, ध्यान रखना कहां पे है दोस्तों, ये सीकर के अंदर है। जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी उत्तरी अरावली की वो कौन सी हो जाएगी, मालखेत। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, मालखेत। कितनी ऊंचाई है इसकी, 1052 मीटर। और जो तीसरी ऊंची, जो इसकी ऊंची चोटी है वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, जो तीसरी उसकी ऊंची चोटी है वो हो जाएगी लोहागढ़। कितनी है दोस्तों इसकी ऊंचाई, 1051 मीटर। ठीक है दोस्तों, जो इसकी जो ऊंची चोटी है सबसे पहले वो कौन सी आ जाएगी, रघुनाथगढ़। दूसरी मालखेत, मालखेत भी दोस्तों सीकर के अंदर है। और जो लोहागढ़ वो दोस्तों कहां पे पड़ती है, झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो रघुनाथगढ़ है वो सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की 1055, दूसरी मालखेत हो जाएगा 1052 मीटर, और जो तीसरी है वो कौन सी हो जाएगी, लोहागढ़ झुंझुनू हो जाएगी। कितनी है दोस्तों, 1051 मीटर। उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं वो भी याद रख लेना, जैसे खो 920 किलोमीटर, 920 मीटर सॉरी। तो दोस्तों आप मेन 3 याद रख लेना, ठीक है। ये इनकी आप लंबाई मत याद रखना, पर इनका जो स्थान है वो कहाँ पे है बस इतना याद रख लेना। तो खो पड़ती है दोस्तों जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे की बात करते हैं कि यहाँ पे जो दोस्तों एक पहाड़ियाँ हैं कौन सी है दोस्तों, उदयनाथ पहाड़ी। ये प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस 2012 के अंदर कि जो दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे है। तो जो कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ना वो उदयनाथ की पहाड़ियाँ, जैसे उदयनाथ नाम है ना तो उदयपुर करके आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उदयनाथ की पहाड़ियाँ वो उदयपुर के अंदर नहीं है दोस्तों, वो कहाँ पे है, अलवर के अंदर है। कहाँ पे हो जाएगी, अलवर के अंदर हो जाएगी। जैसे जोधपुर सभ्यता कहाँ है, तो बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये सोचेंगे कि जोधपुर सभ्यता है वो जोधपुर नाम से यानी कि जोधपुर के अंदर हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जोधपुर सभ्यता है वो कहाँ पे है, जो दोस्तों वो जयपुर के अंदर है जोधपुर सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो उदयनाथ पहाड़ी है वो कहाँ पे हो जाएगी, अलवर के अंदर हो जाएगी। तो दोस्तों ये मेन पहाड़ी थी जो मैंने आपको बता दी है। जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, दूसरी मालखेत 1052 मीटर, तीसरी लोहागढ़ 1051 मीटर। कहाँ पे है दोस्तों, ये झुंझुनू के अंदर है ये पहले, और दूसरी ये जो सीकर के अंदर है। ठीक है, और खो 920 मीटर है, ये कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य अरावली के बारे में। आप इनका दोस्तों एक अच्छे से नोट्स बनाओ, और जितना मैं करवा रहा हूँ ना आप उतना पढ़ लेना एक बार, और फिर जो पीछे के कंपटीशन के अंदर जो पेपर के अंदर जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो मिला के देखना, आपको सेम टू सेम इसी के अंदर TGT मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य अरावली की। मध्य अरावली की जो दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे वो कौन सी है, यानी कि जो अपने एक प्रधानमंत्री हुए थे जिसका नाम क्या था, मोरारजी। मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो कौन सी है, मोरारजी। कितनी है दोस्तों, उसकी लंबाई 933 मीटर। कितनी है दोस्तों, 933 मीटर। अब बात करते हैं इससे आगे की, यानी कि पहली कौन सी हो जाएगी, यानी कि सबसे मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरारजी। दूसरी आती है दोस्तों यहाँ पे कौन सी, तारानगढ़। कितनी हो जाएगी इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों 870 मीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 870 मीटर। और जो तीसरी आती है जहां से लूनी नदी का उद्गम होता है, कौन सी, नाग पहाड़। सभी को पता है नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है। और जो नाग पहाड़ है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, उसकी ऊंचाई हो जाएगी 795 मीटर। ये तीनों के तीनों दोस्तों अजमेर के अंदर है।
ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? तीनों के तीनों अजमेर के अंदर है। तो जो मुरारजी है उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 933 मीटर हो जाएगी। ठीक है, मैं से मध्य मैं से मुरारजी। और जो दूसरी हो जाएगी वो तारानगढ़ हो जाएगी कितनी? 870 मीटर। और जो तीसरी हो जाएगी नागपाड़ कितने? 795 मीटर, जहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। और ये जो दोस्तों तीनों की तीनों पहाड़ियाँ हैं, जो तीनों की तीनों पहाड़ियाँ वो कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। अब दोस्तों बात करते हैं इससे आगे की, यानी कि दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली की यानी कि जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है और जो पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको शिखर पर कौन लेके जाएगा? तो आपको शिखर पे दोस्तों गुरु लेके जाएगा। तो यानी कि जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। गुरु शिखर कितनी हो जाएगी दोस्तों इसकी? 1722 से 27 मीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1722 से 1727 मीटर। सर ये 17 से 22, ये 17 से 27, ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो दोस्तों यहाँ पे जो इस पहाड़ी है कौन सी? गुरु शिखर। इस गुरु शिखर की जो दोस्तों टोटल लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? वो तो हो जाएगी 1722 मीटर। और दोस्तों इस पहाड़ी के ऊपर क्या है? एक 5 मीटर ऊंचा एक दत्तात्रेय ऋषि का, दत्तात्रेय ऋषि का एक मंदिर है दोस्तों 5 मीटर ऊंचा। तो दोस्तों उस प्रकार से जे इसके अंदर दत्तात्रेय ऋषि के मंदिर को भी यदि शामिल कर लें 5 मीटर के अंदर, तो ये जो दोस्तों इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1727 मीटर हो जाएगी। ये दोस्तों राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी यही है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी विश्व की बात कर लेते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की हो जाएगी दोस्तों, सभी को पता है कौन सी? माउंट एवरेस्ट। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8,848 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है दोस्तों नेपाल के अंदर। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। अब बात करते हैं दूसरे यानी कि भारत के अंदर जो है सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? तो भारत के अंदर हो जाएगा दोस्तों K2 या गॉडविन ऑस्ट्रिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? K2 या गॉडविन ऑस्ट्रिन। तो दोस्तों इसकी जो टोटल लंबाई है, जो इसकी टोटल ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 8,611 मीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8,611 मीटर। यानी कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? K2 या गॉडविन ऑस्ट्रिन। ये कितनी है? भारत की है, ये 8,611 मीटर। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों ये पाक अधिकृत क्षेत्र के अंदर है। ये कहाँ पे है? ये पाक अधिकृत क्षेत्र के अंदर है। तो दोस्तों इस प्रकार ये किसके अंदर आती है? ये पाकिस्तान के अंदर आती है। भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, यानी कि पूर्णतः भारत के अंदर स्थित जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। कितनी है दोस्तों इसकी ऊंचाई? इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8,598 मीटर। ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 नेपाल के अंदर है। जो दूसरी इसके अंदर बात करें तो K2 या गॉडविन ऑस्ट्रिन जो पाक अधिकृत क्षेत्र के अंदर है 8,611। और जो तीसरी हो जाएगी भारत की वो कंचनजंगा 8,598। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। इनकी ऊंचाई भी याद कर लेना, आप नाम भी याद कर लेना। ठीक है, इजी सी है बिल्कुल, कोई ज़्यादा रटने वाली बात नहीं है। 933, 870, 795 बिल्कुल आप इसी तरीके से इसको याद कर लोगे। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण अरावली की, जो पहले कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। और दोस्तों जो गुरु है उसके क्या है? जो अपने वो शीश झुकाना चाहिए गुरु के आगे। तो इस प्रकार से जो दोस्तों दूसरी जो इसका नाम है वो गुरु शिखर का, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरु माथा भी से कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण अरावली की वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी दोस्तों शेर। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? शेर। ये गुरु शिखर है, ये दोस्तों सिरोही के वो पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शेर की। इसकी ऊंचाई कितनी थी? 1727 मीटर। तो दोस्तों इसी के अनुसार इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। इस एक का एक आ जाएगा और इस ये लास्ट वाला 7 का 7 आ जाएगा। इस 7 में से 2 घटाओ, कितने बच गए? 5। 7 में से वापस 2 जोड़ दो, 9। ऐसी भी रीजनिंग होती है क्या? चलो होती है ना होती है, लेकिन अपने को इसकी ऊंचाई इस प्रकार से इस ट्रिक से याद रख ली। ठीक है, यानी कि जो इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 1597 मीटर। ये दोस्तों जो शेर है वो भी कहाँ पे है? दूसरी ऊंची चोटी। ये भी दोस्तों दक्षिण अरावली के वो कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर आगे की बात करते हैं। जो तीसरी है, तीसरी हो जाएगी दोस्तों दिलवाड़ा।
कौन सी? दिलवाड़ा। कितनी ऊंचाई हो जाएगी इसकी? इसकी हो जाएगी 1597 मीटर, और जो दिलवाड़ा इसकी हो जाएगी दोस्तों 1442 मीटर। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये भी सिरोही के अंदर है। यानी कि जो दक्षिण अरावली के दोस्तों जो तीनों ऊंची चोटियां वो कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। पहली गुरु शिखर हो जाएगी, दूसरी शेर हो जाएगी, और जो तीसरी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? दिलवाड़ा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर आगे की बात करते हैं। जो चौथी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? जरगा। कितनी हो जाएगी? 1431 मीटर। यानी कि जो जरगा की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? 1431 मीटर। ये कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? ये पड़ती है उदयपुर के अंदर। यानी कि जो जरगा की पहाड़ियाँ वो कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। और जो इस प्रकार से जो इसके टोटल है वो कितनी है? 1431 मीटर। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवी। तो पांचवी हो जाएगी अंचलगढ़। पांचवी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अंचलगढ़। कितनी है दोस्तों इसकी ऊंचाई? इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1380 मीटर। कहाँ पे पड़ती है ये दोस्तों? ये भी सिरोही के अंदर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहली गुरु शिखर, दूसरी शेर, तीसरी दिलवाड़ा, चौथी जरगा, और पांचवी हो जाएगी अंचलगढ़। ठीक है, तो इस प्रकार से गुरु शिखर की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? 1727 मीटर। शेर की जो दूसरी ऊंची चोटी है सिरोही, उसकी हो जाएगी 1597 मीटर। दिलवाड़ा 1442 मीटर, जरगा 1431 मीटर, और जो अंचलगढ़ है उसकी हो जाएगी 1380 मीटर। तो दोस्तों ये थी ऊंची चोटियां जो मैंने आपको बता दी है। जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और जो दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, खो 920 किलोमीटर हो जाएगा, मोरारजी 933 किलोमीटर, तारानगढ़ फिर नागपाड़ है, और जो मध्य के अंदर मोरारजी, तारानगढ़ और नागपाड़ हो जाएगा। दक्षिण अरावली की बात करें तो गुरु शिखर 1727 मीटर, शेर सिरोही के अंदर 1597 मीटर, फिर आ जाएगा दिलवाड़ा 1442 मीटर, जरगा 1431 मीटर, और जो अंचलगढ़ है वो 1380 मीटर सिरोही के अंदर है। दोस्तों इस प्रकार से ये जो अरावली है इसको अपने 3 भागों में अंदर डिवाइडेशन किया था, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ लिया होगा। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये डायग्राम है वो समझ में आ गया होगा। सारी की सारी ऊंची चोटियाँ उनके ऊंचाई भी याद में आपको हो गई होगी। तो आप दोस्तों अपने नोट्स बनाना, तो इसी के अंदर इसी प्रकार से डायग्राम बनाना, और फिर उसी प्रकार से इसकी पहाड़ियों को याद रखना, तो दोस्तों आपको बहुत ही आसानी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे ऊंची चोटियों की, जो इनकी पूरी अरावली की बात की जाए, यानी कि पूरी अरावली की बात की जाए तो जो दोस्तों सबसे ऊंची हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। एक ध्यान रहे दोस्तों, गुरु शिखर को सभी ने याद कर रखा है कि जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर है। ऊंचाई सभी ने याद कर रखी है 1727 मीटर। तो दोस्तों अब ध्यान रहे, एग्जामिनर आपको इस प्रकार से पूछता है कि जो राजस्थान की या तो दूसरी ऊंची चोटी है उसका नाम दे देता है जैसे शेर, या फिर जो इस प्रकार से पूछता है कि जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसके अंदर दोस्तों आपको गुरु शिखर का ऑप्शन ही नहीं मिलता है, तो फिर ऑटोमेटिक जो दूसरी हो जाएगी वो शेर हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों आपको 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम आपको 3 की तो ऊंचाई और जगह और पहाड़ी याद करनी ही पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो। पहले सभी ने रट रखी है गुरु शिखर है 1727 मीटर है, लेकिन जो अब एग्जामिनर आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान के अंदर जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो फिर आपको इस प्रकार से याद करना पड़ेगा। दूसरी हो जाएगी शेर, तीसरी हो जाएगी दिलवाड़ा, चौथी हो जाएगी जरगा, अंचलगढ़, रघुनाथगढ़, खो, तारानगढ़। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अरावली की ऊंची चोटियां वो कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अंचलगढ़, रघुनाथगढ़, खो और जयपुर। ये दोस्तों ध्यान रखना, जयपुर के अंदर पड़ती है 920 मीटर। आगे बहुत इसके अंदर बहुत मेन बातें हैं। तो ये खो है वो जयपुर के अंदर पड़ती है, और जो उदयनाथ पहाड़ी है दोस्तों वो अलवर के अंदर है। ये आप 2-3 जो कंफ्यूज वाले पर्सन है ये आप माइंड के अंदर रखना। एक हो गया, और एक जो जोधपुर सभ्यता है वो कहाँ पे है, तो जो जोधपुर सभ्यता हो जाएगी वो दोस्तों जयपुर के अंदर है, ना कि जोधपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए क्लास के अंदर इतना ही, और जो इसके अंदर जो नॉर्मल से बातें और बची है उसको अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड लक दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।